नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके और हमें उत्साह और ऊर्जा मिल सके। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो हमें उत्साह मिलता है, ऊर्जा मिलती है और हम जो है उत्साहित होकर आपके समक्ष चीज़ें को प्रस्तुत करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सभी लोग जो है जुड़ जाइए। 9 बजे जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है रात को, तो सभी लोग जुड़ जाइए और बीपीएससी का जो हम तैयारी कर रहे हैं TRE 4.0 का, तो उसी से संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, 80 प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है वो है अभ्यास सेट 14, यानी ये 14वां अभ्यास सेट है। इससे पहले 13 अभ्यास सेट हो चुका है। तो अगर आप बीपीएससी TRE 4.0 हिंदी के किसी भी वर्ग के, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी के किसी भी वर्ग के आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि इसमें हम हिंदी के 80 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें 40 जो है साहित्य के प्रश्न रहेंगे और 40 जो है व्याकरण के प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इन 80 प्रश्नों में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी टीचर का, यानी EMRS, KVS या फिर UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो इसके लिए भी लाभप्रद होगा। क्योंकि इसमें UGC नेट लेवल पे आपके तैयारी करवाई जा रही है, यानी जूनियर TGT से लेकर UGC नेट लेवल तक के आपका तैयारी करवाया जा रहा है, ताकि कहीं से भी आप कमज़ोर ना रहें। क्योंकि एक एक प्रश्न पे विचार किया जाता है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 13 अभ्यास सेट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल हिंदी जंक्शन पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अभ्यास सेट के नाम से बना हुआ है, 4.0 के नाम से, उसको देख सकते हैं। और 24 क्लास जो हुआ है उसका भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है 4.0 के लिए। तो 14वां अभ्यास सेट के बाद जो है 1-2 क्लास हम करेंगे, उसके बाद फिर बीच में प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो साथ साथ क्लास और प्रैक्टिस सेट अब करते चलेंगे और आपका लगभग 50 प्रैक्टिस सेट हम इस बार करवाने वाले हैं। तो आप लोग बेफिक्र होकर मेरे चैनल पे बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। क्योंकि हिंदी जंक्शन आप सभी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करता है, चीज़ें उपलब्ध करवाता है और हम जो है ससमय आपको सारे चीज़ उपलब्ध करवाएंगे। अगर मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 7261815307, इस पे जो 249 रुपया पेमेंट कीजिए गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी जंक्शन के माध्यम से TRE 2 में लगभग 3000 स्टूडेंट और TRE 3 में लगभग TGT PGT तीनों मिला करके 1000 प्लस स्टूडेंट ने सफलता पाया है। तो हम कामना करते हैं कि आगे आप लोग भी एक सफल टीचर के रूप में बिहार में योगदान दीजिए और हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन है उसमें आप परचम लहराइए। तो चलिए आज के प्रश्नों को बिना देर करते हुए देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग अभ्यास सेट 14वां कर रहे हैं। 13 अभ्यास सेट अभी तक हो चुका है। तो अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं।
स्टेट पेपर 1 का तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप जुड़िए और PDF डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को कीजिए। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है थोड़ा सा कठिन हो सकते हैं कुछ प्रश्न, क्योंकि आपके स्तर को भी हमें ध्यान में रखना है, तो हम लोग थोड़ा कठिन प्रश्न को भी देखेंगे। तो आप इसमें कितना सही करते हैं कमेंट करके बताइएगा, और जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला आपके पास प्रश्न उपलब्ध है, बताइए। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। आधुनिक वह है जो मनुष्य को समान समझता है। यह कथन किसका है? यानी ये जो कथन है वो किसका है, आपको बताना है। तो इस पर विचार कीजिए कि ये किसका कथन है। तो ये जो कथन है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। उन्होंने ही ऐसी बात कहा है आधुनिकता के संबंध में कि ऊंचाई नीचाई नहीं, जाति गोत्र नहीं, मनुष्य को मनुष्य के जैसा समझना चाहिए, यही आधुनिकता है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। अब रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 1908 में होता है। बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक ग्राम में इनका जो है जन्म होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और इनकी जो रचना है वो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जन्म 1889 में होता है। तो इनकी रचना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कामायनी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। मिजाज शर्मा एक जो है आलोचक हैं, ये ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। तो इस पे विचार कीजिए कि बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है। तो देखिए, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजा, तीनों रचनाएं जो है बालकृष्ण भट्ट का है। तो तीनों रचनाएं जब बालकृष्ण भट्ट का है तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, कि तीनों के तीनों जो उपन्यास हैं वो बालकृष्ण भट्ट के हैं। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उसने कहा था में पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर, भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? यानी उसने कहा था कहानी जो है उसके संदर्भ में ये बातें कौन कहते हैं? तो ये बातें जो है रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। अब उसने कहा था कहानी किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, और इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, जो UGC नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोगों को जो नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया गया है उसका अध्ययन कीजिए, और यहाँ भी जो है वीडियो आप देखिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा विस्तार से समझाया जाता है, तो आपका जो है चीज़ें स्पष्ट हो जाता है। रहना सिंह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी का एक प्रमुख पात्र है? आपको बताना है कि ये पात्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन से कहानी का है। तो ये जो पात्र है वो पात्र जो है उसने कहा था कहानी है, उसी का है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। बुद्धू का काटा उसने कहा था सुखमय जीवन, तीनों कहानियां जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? यानी आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी दिया गया था। तो इस पर आप विचार कीजिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर पढ़े हैं मेरा नोट्स तो पता चल रहा होगा। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञे का प्रसिद्ध कहानी रोज प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुआ था?
यानी जब ये प्रथम बार प्रकाशित हुआ था रोज कहानी तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था आपको ये बताना है। तो ये कहानी जो अज्ञेय का आया था गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुआ था। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अज्ञेय जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कहानीकार हैं, ये दिमाग में आपको बैठा के रहना है। और इनका जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। कभी कभी पूरा नाम भी पूछ देता है, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मरियज अत्यंत आत्मसजग किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मरियज के लिए जीवन जीने के कर्म जैसा ही था। मरियज के संबंध में किसका कथन है, यानी मरियज के संबंध में ये जो कथन है वो किनका है आपको बताना है। तो ये जो कथन है विजय कुमार एक रचनाकार हैं, उन्हीं का ये कथन है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। उपयुक्त पंक्तियाँ किसका है, यानी ये जो पंक्ति यहाँ दिया गया है वो किसका पंक्ति है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह जी का है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्हीं की ये जो है पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास साहित्य इतिहास पुस्तक किसकी है, यानी ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, वो जो पुस्तक है वो किसका लिखा हुआ है आपको बताना है। तो ये सूर्यकांत शास्त्री का जो है पुस्तक है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्न जो ग्रंथ है उसके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि उर्वशी जो बात किया गया है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उसके बारे में बात किया गया, क्योंकि उर्वशी जो है मुंशी जयशंकर प्रसाद की भी एक रचना है जो 1909 ईस्वी में आई, तो उसकी बात नहीं हो रही है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो है उसकी बात हो रही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का, यामा महादेवी वर्मा का है, युगबानी सुमित्रानंद पंत का है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सूफी संत कवियों ने परमात्मा को किस रूप में स्वीकार किया है, यानी सूफी जो कवि होते थे वे परमात्मा को किस रूप में देखते थे, अपनी काव्यों में किस रूप में वर्णन किया है। तो वे परमात्मा को एक प्रेमिका यानी स्त्री के रूप में वर्णन किया है और उसे पाने की चाहत दिखाया है काव्यों में। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रेमिका या स्त्री के रूप में देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमार मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। भक्तमार के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है, यानी ये जो कथन है वो किसका है आपको बताना है। कथन देखिए अभी तो नहीं पूछा जा रहा है, 3 में नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है बीपीएससी 4.0 में पूछ दे, क्योंकि TRE 1 में ज़्यादा पूछा था कथन को, तो हो सकता है 4.0 में भी पूछ दे। तो आपका जो तैयारी है सभी पोर्शन सभी ढंग से मजबूत होनी चाहिए, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप जो है अच्छे से आंसर करके आ सकें और अपना मेरिट बनवा सकें। तो आपको एक एक चीज़ पे विचार करना है, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं देता है, कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र है। तो आपको सभी ढंग से सभी तरह से आपको मेहनत करके सभी पोर्शन को सभी टॉपिक को देख करके ही चलना है। तो ये जो कहने वाले हैं माता प्रसाद गुप्त हैं, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूरदास जब अपने प्रिय विषय, थोड़ा सा टाइपिंग में कन्वर्ट हो गया, विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। सूरदास के संदर्भ में यह कथन किसका है, यानी ये जो कथन है सूरदास के संबंध में ये किनका है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं,
यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्हीं का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं। आज दिशाएं भी हंसती है उदास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियां हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है, विकल्प ख सही हो जाएगा। उनकी एक कविता है पुत्र वियोग, पुत्र वियोग कविता है, उसी से लिया गया है। और ये जो है हिंदी साहित्य की दूसरी शोक गीत है, ये आपको ध्यान में रखना है। पुत्र वियोग हिंदी साहित्य की दूसरी शोक गीत है। पहला जो है सरोज स्मृति है जो निराला के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? ये जो पंक्ति है वो किसकी है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, एक जो है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चारों जो हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जहाँ भी छायावाद का चर्चा होगा चारों का नाम प्रमुखता से जो है स्थापित किया जाता है, लिया जाता है। अब छायावाद का जो समय है 1918 से 1936 तक चलता है। तो समय भी तैयारी थ्री में पूछ दिया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि छायावाद का जो समय है 1918 से 36 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जॉर्ज गिरियर्सन ने चारणकार यानी आदिकाल का समय कब से कब तक माना है? यानी गिरियर्सन जो है आदिकाल का समय कब से कब तक माने हैं ये आपको बताना है। तो सन 700 से 1400 ईस्वी तक आदिकाल का इन्होंने समय माना है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋति काल को अंधकार काल किसने कहा है? अंधकार काल कहने वाले कौन से विद्वान हैं आपको बताना है। तो अंधकार काल कहने वाले जो हैं वो त्रिलोचन जी हैं, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ऋति काल जो है उसका हम लोग देखिए समय कब से कब तक चलता है, तो 1700 से 1900 संवत तक चलता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब ऋति काल को ऋति काल किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था क्या है या कौन सा है? अपभ्रंश भाषा के ठीक बाद की अवस्था यानी उत्तरकालीन अवस्था कौन सा है? तो अपभ्रंश से जो है अवहट भाषा का विकास हुआ था, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। और ठीक पहले की अवस्था क्या है? तो प्राकृत है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है आपको बताना है। तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, जिसमें मैथिली, भोजपुरी और मगही है। तो 3 आती है। तो भोजपुरी मैथिली तो आती है लेकिन यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, क्योंकि अवधी भाषा जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे, और नाटकीयता में तो वे जैसे लाजवाब ही हैं, जैसी सीधी छंदों में वैसे ही अधिकार बेछंद या मुक्तक छंद की कविता पर है। नागार्जुन के संबंध में यह कथन किसका है? यानी नागार्जुन के बारे में ये जो बात कहा गया है तो किसने कहा है? तो ये डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बिंदु यानी निबंध कुबेरनाथ राय का है? यानी इनमें से कौन सा निबंध कुबेरनाथ राय का है आपको बतानी है। तो रस आखेटक, गंध माधन, प्रिय निर्कंठी।
अगर तीनों को आप देख रहे हैं तो तीनों इन्हीं का निबंध है, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें देखिए प्रिया नीलकंठू और रस आखेटक, ये दो निबंध जो है ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? यानी संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, आपको बतानी है। तो राष्ट्रभाषा के रूप में भारतीय संविधान में किसी का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका जो सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा वृत्तांत है? यानी कौन से रचनाकार का यात्रा वृत्तांत है एक बूंद सहसा उछली? तो ये जो है वो अज्ञेय जी का है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा, महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्र जी नहीं प्रत्युत गिरियर्सन है, यह किसका कथन है? ये जो कथन है वो किनका है, आपको बतानी है। तो ये जो कथन है वो नरेंद्र विरोचन शर्मा जी का है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? निम्नलिखित आत्मकथा को उसके रचनाकार से सही सुमेलित कीजिए। यानी कौन सा आत्मकथा किसका है उसको आपको मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक का है, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, अन्या से अनन्या जो है प्रभा खेतान का है, और घुटन जो है रमाशंकर आर्य का है। तो अगर आप मिलान करके देख रहे हैं तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के कुछ प्रश्न ज़्यादा कठिन भी रख सकते हैं, तो हम बोले थे कि कठिन धीरे धीरे जो है सरल से कठिन की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? ये देखिए भाषा में घुमाया हुआ प्रश्न है, यानी आपको बताना है कि अभी तक जितना जानकारी है उसके अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसने किया, यानी पहला साहित्य कौन सा है? तो शिव सिंह सेंगर जो प्रयास किए थे, शिव सिंह सरोज जो लिखे हैं तो हिंदी भाषा में लिखे थे, प्रथम बार लिखे हैं हिंदी भाषा में कोई, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। जॉर्ज गिरियर्सन जो है अंग्रेजी में लिखे थे, और गर्सा दत्तासी जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखे थे। तो हिंदी में विकल्प क शिव सिंह सरोज यानी शिव सिंह सेंगर का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? यानी नॉवेल के अर्थ में डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो प्रथम प्रयोग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र करते हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुष्प की अभिलाषा किसकी प्रसिद्ध कविता है? पुष्प की अभिलाषा किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो ये जो कविता है माखन राज चतुर्वेदी जी का है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, सभी के जुबान पे रहता है, चाह नहीं मैं सुर बाजा के गहनों में गुथा जाऊं। ये कविता जो पुष्प की अभिलाषा है बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, और ये माखन राज चतुर्वेदी की कविता है, जिन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी संबोधित किया जाता है माखन राज चतुर्वेदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के कार्य को चित्रित करता है? यानी कौमुदी महोत्सव जो एकांकी है वो किस सम्राट के कार्य को यानी समय को चित्रित करता है? तो ये जो चित्रित करता है
सम्राट चंद्रगुप्त के समय को चित्रित करता है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपका जो तैयारी है बेहतर ढंग से करवाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट में भी आपके स्तर का ख्याल रखा जाता है। ये नहीं कि जैसे तैसे प्रश्नों को डाल दिया जाता है। एक एक प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है और कम से कम 3-4 बार हर एक सेट को देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ जो है संग्रहित किया गया है। और चाहे आप हिंदी से कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलिए देखते हैं। आदिकालीन साहित्य के वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो वीर रस की जितनी भी कविताएं यानी रचनाएं हुए हैं, ग्रंथ हुए हैं, उसमें डिंगर शब्द का प्रयोग किया गया, डिंगर भाषा का। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन से नाटक में जो चरित्र है वो कालिदास का है। तो आपको पता होना चाहिए आषाढ़ का एक दिन, 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा साहब। तीनों जो है चरित्र जो है कालिदास पे हैं, यानी विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विकल्प घ इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवसेना प्रसाद के किस नाटक का स्त्री पात्र है? देवसेना प्रसाद के किस नाटक का स्त्री पात्र है आपको बताने हैं। ये प्रश्न TRE 1 में पूछा हुआ है। तो देवसेना जो है उनकी नाटक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक है, उसी का पात्र है जो विकल्प में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो 5वां और चौथा विकल्प बहुत डिफिकल्ट बनाया गया है, जो कि आपको फंसा कर उलझा कर रखता है। तो आपको उससे निबरने का, आगे निकलने का जो है आदत अभी से हो जाएगा प्रैक्टिस सेट बनाते बनाते, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दुष्यंत कुमार का संबंध हिंदी के किस क्षेत्र से है? यानी दुष्यंत कुमार हिंदी के किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं आपको बतानी है। तो ये जो संबंध रखते हैं गजल के क्षेत्र में रखते हैं, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा बंधन काट कर बाहर आती है सड़क पर तो एक साथ कई बंधन टूट जाते हैं। पहला अंतापुर का, दूसरा घराने का, तीसरा वैभव का, चौथा समाज का, पांचवा देश का, छठा कार का और सातवां विवाह का। तब कहीं एक राज रानी की मुक्ति होती है। मीराबाई के संबंध में यह कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है मीराबाई के संबंध में। तो ये जो कथन है किसका है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है प्रभाकर श्रुतिय का है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? आपको बताना है इनमें से किसे जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। तो देखिए नरेश मेहता को, शमशेर बहादुर सिंह को, केदारनाथ सिंह को, तीनों को दिया जा चुका है। तो विकल्प घ उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखते हैं प्रश्न को। आशा जीवे जग मरे, रोग मरे मर जाई, सोई मुवे धन संचय, सो उबरे जो खाए। किस कवि की पंक्ति है? ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है आपको बतानी है। ये TRE 1 में पूछा हुआ पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है वो कबीर दास की पंक्ति है और विकल्प में वो नहीं है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कबीर दास की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से नकेनवाद के कवि कौन है? नकेनवाद के कवि कौन है आपको बतानी है। तो देखिए नकेनवाद के 3 जो नकेन शब्द हैं उससे 3 रचनाकार का नाम है उसी पे रखा गया है। तो केसरी कुमार, नरेंद्र विलोचन शर्मा और नरेश, तीनों जो है नकेनवाद के कवि हैं। इन्हीं से जो है परपदवाद के ये तीनों कवि हैं। तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सा हृदयता और भावुकता ना थी
जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? यानी ये जो कथन है किसका है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है केशवदास के संबंध में है। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं केशवदास के संबंध में। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सी है? चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सा है आपको बताना है। तो कवि कल्पतरु, अलंकार प्रकाश और कवि कंठाभरण तीनों रचनाएं उसी की है। तो इसका जो चिंतामणि कौन सी रचना है? तो यहाँ जब विकल्प आप दिया गया है तो कवि कल्पतरु जो है वो चिंतामणि की रचना है, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीतिकार से ये प्रश्न था, रीतिकार को आप पढ़ सकते हैं। प्रयोगवाद शब्द को प्रथम प्रयोग किसने अपने निबंध में किया था? यानी प्रयोगवाद जो शब्द है उसका प्रथम प्रयोग सबसे पहले अपने निबंध में किसने किया था? तो ये जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने निबंध में किया था। विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज जो है साहित्य का 40 प्रश्न हुआ है। अब जो है हम लोग व्याकरण के 40 प्रश्न को देखने वाले हैं, क्योंकि हम जो है 50-50 कर दिए हैं और एग्जाम में भी इसी तरीक़ा से पूछा जाता है। तो साथ लेके चलेंगे दोनों को, ताकि आपका तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। मेरा पूरा कोशिश रहता है कि आप जो है हर एक दृष्टि से तैयारी करके जाएं, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी सेक्शन से प्रश्न पूछे तो आप जो है अच्छे से आंसर करके आ सकें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। और आप जब सफल होइएगा तो हिंदी जंक्शन चैनल भी आगे बढ़ेगा। आप हैं तो हम हैं। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार का जो है संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। वो तो प्रति जोड़ उपकार यानी प्रत्युपकार। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर कौन सा है आपको बताना है। तो अ, ई, उ तीनों जो है ह्रस्व स्वर है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्गाय में किस समास की योजना है? निरा है जो गाय, तो किस समास की योजना है? तो कर्मधारय समास की योजना है। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन मिश्र वाक्य है? इनमें कौन जो है मिश्र वाक्य है आपको बताना है। तो जो मनुष्य धनवान होता है उसे सभी चाहते हैं। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जो है अप उपसर्ग युक्त शब्द है? यानी अप उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो अपकृति, अपभ्रंश, अपशब्द तीनों जो है अप उपसर्ग से बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है आपको बतानी है। तो तत्सम जो शब्द है अग्नि, वायु, आत्मा तीनों के तीनों जो हैं तत्सम शब्द हैं। तो विकल्प घ इसका आंसर सटीक होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है। तो तद्धित प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो प्यासा, निराशा, बचपन तीनों जो है तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है? यानी कामता प्रसाद जो गुरु हैं तो उनकी जो व्याकरण है उसमें स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है आपको ये बतानी है। तो ये जो स्वरों की संख्या है 11 मानते हैं, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो जलधि, अर्णव, वारिस तीनों जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन जो है तारव्य वर्ण है? इनमें कौन जो है तारव्य वर्ण है आपको बताने हैं। तो तारव्य जो वर्ण है वो आपको बताने हैं कौन सा है। जिसका उच्चारण तालु से होता है वो उसका बारे में बताना है आप।
तो आप देखे होंगे कि ये सभी का जो उच्चारण है वो तालु से होता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जान पर खिरना लोकोक्ति का अर्थ है। जान पर खिरना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है आपको बताने हैं। तो साहसिक कार्य करना यानी जान पर खिरना, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी का अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन जटिल भी है। हिंदी का अर्धविराम चिन्ह कौन सा है आपको बताना है। तो अर्धविराम जो है वो विकल्प ख सही हो जाएगा। अर्धविराम इसी को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। इनमें कौन आज्ञार्थक वाक्य नहीं है, यानी कौन सा वाक्य जो है आज्ञार्थक नहीं है आपको बताना है। तो अपना काम देखो, सही बात है। बातचीत बंद करो, राजा नगर में आए, देखिए ये नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद जवाब देना है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेरिट बनाने के लिए एक नंबर अगर कम हो जाता है तो आपका मेरिट नहीं बन पाता है। तो एक एक नंबर को आपको बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। तो मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, तो कसरत नहीं होगा, रियाज हो जाएगा। वहाँ भारी भीड़ है, बिल्कुल सही है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ये नहीं, अनुनाश्रय संबंध है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोप का विलोम शब्द है। कोप का उल्टा शब्द कौन सा है आपको बताने हैं। तो कोप मतलब होता है गुस्सा करना, और उसके बाद हो जाए कृपा करना। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसे भय ना हो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है आपको बतानी है। तो उसे निर्भीक, निडर, निर्भय तीनों कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको दुविधा में डाल करके आंसर गलत करवा करके सही आंसर कुछ और छुपा रहता है। तो ऐसे प्रश्नों से आपको बचना है और सही से आंसर करके आना है। किस वाक्य में करण कारक की योजना नहीं है। तो करण कारक की योजना किस में नहीं है आपको बतानी है। तो देखिए, धान से प्रतिष्ठा बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। नाक से सांस लेते हैं, दूध से दही बनती है, यानी यहाँ अर्घ होता है, तो करण कारक नहीं है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। रश्मि और तुरंग का सही अर्थ भेद है। तो रश्मि मतलब आपको बताना है क्या होगा। तो किरण होता है, तुरंग मतलब घोड़ा होता है। तो रश्मि और तुरंग का सही अर्थ विकल्प ख हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं में कौन सा पदबंध है, यानी इसमें कौन सा पदबंध है। तो विशेषण पदबंध है। संख्या का बोध करा रहा है, विशेषता बता रहा है, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक वाक्य है। तो भाववाचक वाक्य कौन सा है। रतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता, यहाँ भाववाच्य है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत तक बने रहिए। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो इसमें जो उपसर्ग आया है अधि उपसर्ग आया है, अधि जो आत्म। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया कौन सा है आपको बतानी है। तो अकर्मक क्रिया जो है पीटना, सोना। तो ये जो है अकर्मक क्रियाएं हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम ने रोटी खाई वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ आपको बताने हैं। तो कर्ता ने यानी राम ने, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ख कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे भी सरल प्रश्न देते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो उससे बचना है।
आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण क्या है आपको बताना है। तो जो गुण की विशेषता बतलाता है, जिसमें कोई गुण हो उसकी विशेषता बतलाता है। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अवयव है, तो कौन सा अवयव है, तो ऊपर जो है आया है अवयव आया है, यानी विकल्प को सही हो जाएगा। ऊपर नीचे आगे पीछे सब अवयव है। देशज शब्द है, जिसका जन्म देश में हुआ हो उसे देशज कहा जाता है, तो कौन सा शब्द है, तो भात रात खुरपी, तीनों जो हैं देशज शब्द हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है आपको बतानी है। तो किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में हुआ है ये आपको बताना है। तो अगर आप देख रहे हैं तो आप पा रहे हैं आंसू, दर्शन, प्राण, तीनों जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं, विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिठास जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है आपको बतानी है। तो मिठास शब्द में आस प्रत्यय है, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जो है हम लोग गद्यांश को देखेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। जापान एक छोटा द्वीप है, यह चीन से पूर्व में स्थित है। जापानी बड़े परिश्रमी होते हैं, ये लोग साफ रहते हैं, उनका घर एक सुंदर फुलवारी सा लगता है, वे अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज संसार जापानी मालों से भरा है, ये लोग सभी चीज़ें बनाते हैं। जापानी नवयुवक दूसरे देश में जाकर पढ़ते हैं और अपने देश में कारखाने खोलते हैं। वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, इसलिए यह देश हरा भरा रहता है। जापानी लोग भात और मछली खूब खाते हैं। तो ये जो है गद्यांश है। अब इससे जो संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो जापानी नवयुवक दूसरे देश में जाकर क्यों पढ़ते हैं, तो जापानी जो नवयुवक है दूसरे देश में जाकर इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपने देश में कारखाने खोल सकें, यानी खोलने के लिए। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। घूमने फिरने का बात नहीं किया गया, आनंद से बात नहीं किया गया, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। गद्यांश का नियम है, जैसे कहता है वैसा ही आपको जवाब देना है, अपना मन से कुछ नहीं जोड़ना है। जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं, तो जापानी लोग जो है सभी चीज़ें बनाते हैं क्योंकि ये लोग जो हैं बड़े परिश्रमी होते हैं और ये लोग खूब साफ रहते हैं। तो अगर देख रहे हैं तो ये सब जो है गद्यांश में कहा गया है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापानी लोगों की विशेषता है, जापानी लोगों की क्या विशेषता है आपको बतलानी है। तो जापानी लोगों की जो विशेषता है वो क्या है, तो ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। उसके बाद जो है ये लोग देशभक्त होते हैं, देशभक्ति का बात किया गया तो दो सही हैं, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है, तो सुंदर फुलवारी से इसलिए लगता है कि खूब साफ रहने की आदत के कारण, यानी खूब साफ रहने की आदत के कारण ऐसा होता है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जापान हरा भरा क्यों रहता है, तो जापान हरा भरा इसलिए रहता है क्योंकि जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है, तो हरा भरा रहता है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वीप शब्द का अर्थ है, तो द्वीप शब्द का सीधा सीधी अर्थ होता है वह स्थल जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप कहा जाता है, तो विकल्प क सही आंसर हो जाएगा। अब जो है अगले गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसका आंसर करेंगे। तो मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय लड़कपन है, इस समय मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, माँ बाप उसको बड़े प्रेम से पालते हैं, जहाँ तक चलता है
उसको वे आराम देते हैं। केवल इतना ही नहीं, अपनी संतान के सुख के लिए माता पिता स्वयं बहुत कष्ट सहते हैं। दुख की बात है कि कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग समाज तथा देश का कल्याण नहीं कर सकते। तो ये बात कहे हैं गद्यांश में। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो सबसे पहले उपयुक्त शीर्षक हम लोग ढूंढेंगे। तो जीवन का बुरा समय लड़कपन ऐसा नहीं कहा गया है। माता पिता का संतान प्रेम, तो संतान प्रेम की बात की गई है, लेकिन लड़कपन का चर्चा किया गया। तो जीवन का सुनहरा समय लड़कपन बिल्कुल सही है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द ऐसे लोग का क्या अर्थ है? तो ऐसे लोग का सीधा सीधे अर्थ है जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं, उन्हें ऐसे लोग कहा गया है। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती? तो कब नहीं होती? तो लड़कपन में नहीं होती है। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। दुख की बात क्या है? तो कुछ लोग माता पिता को दुख पहुंचाते हैं, बिल्कुल सही। कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देता भी। कुछ लोग माता पिता के त्याग और सेवा को भूल जाते हैं, ऐसा भी है। ये दोनों तो कहा गया है, इसका चर्चा नहीं हुआ, तो दो सही हो रहा है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय है? तो सबसे अच्छा समय जो है लड़कपन है। विकल्प ख सही हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम और सीमा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? तो अपनी संतान के सुख के लिए वो कुछ भी सहने को तैयार हैं। तो विकल्प क सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 14वां के 80 प्रश्नों को करवाया है। हमें आशा है, विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा। तो आप लोग इस अभ्यास सेट में 80 प्रश्न में कितना सही किए हैं हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आप मेरे साथ बने हुए हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक उत्साह मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभ्यास सेट कर रहे हैं, 4.0 का तैयारी कर रहे हैं। अगर इसका नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे 249 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे कुछ भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और इस नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो हम इधर से आपको पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, तो हम इधर से आपको भेज देंगे नोट्स और प्रैक्टिस सेट। अगर आप स्टेट पेपर 1 का कर रहे हैं तैयारी, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़िए और वहाँ जो है पीडीएफ भेजा हुआ है, उसको डाउनलोड कीजिए और तैयारी कीजिए। तो इन सारी चीज़ों से अपने जो तैयारी है उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट रखते हैं तो अलग से कोई भी हिंदी के लिए पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण तैयारी आपकी लगभग हो जाएगी। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं, अगर आप हिंदी के कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके पास एक व्याकरण की पुस्तक होनी चाहिए, जिसमें विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, देशज, विशेषज, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मुहावरा, रुकोक्ति, ये सारी चीज़ जो है आपको वहाँ देखनी चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों को किसी भी नोट्स में समाहित करना असंभव बात है। बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो इसको अपने व्याकरण से खुद देख करके करना होगा। तो इन सारी चीज़ों से कर करके जो है आप एक शिक्षक अपने लक्ष्य जो बनाए हैं, हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ इतना समय तक बने रहें, अपना कीमती समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों को बताएं कि हिंदी जंक्शन हिंदी के लिए बहुत ही बेहतरीन है, जो कि आप देख सकते हैं कि हिंदी जंक्शन के माध्यम से लगभग 5,000 लोगों ने, 4 से 5,000 लोगों ने जो है बीपीएससी शिक्षक के रूप में अपना जो है नियुक्ति
किया है, तो हम चाहते हैं कि आगे आप भी कीजिए इसके माध्यम से, क्योंकि आपकी सफलता है हमारी सफलता है। हम चीज़ें को उपलब्ध करवाएंगे। हिंदी जंक्शन पे आपको जो है सारा चीज़ उपलब्ध रहेगा, तो आप देखिए, पढ़िए और अपनी तैयारी को पूर्ण कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।